हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 9 का कराने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 8 टेस्ट सीरीज करा चुका हूं, ठीक है। तो जो आज टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 1 पढ़ाएंगे, पार्ट 2 अगले वीडियो, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, एक साइड आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, दूसरे साइड आपका संबंधित गतिविधियां। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका है प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी हुई गतिविधियां। तृतीय क्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है सेवाओं का उत्पादन। चतुर्थ क्षेत्र जो है आपका शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां। पंचम क्षेत्र जो आपका है पहला से शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियां शिक्षा, जो इसका आंसर होगा आपका है सी। पंचम क्षेत्र क्या होता है, तो किसी अर्थव्यवस्था की, किसी भी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचम क्षेत्र कर रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति या निर्णायक लोग नौकरशाही सहित आते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित बैंक या बैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है। जब वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ रहते हैं उसको मिश्रित बैंक कहते हैं। ये बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं। यही आंसर आपका ये सही होगा। अगला है आपका, भारत में पोषण या पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी कब शुरू की गई है। ये आपका है 2010 में, क्योंकि इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर यूरिया को छोड़कर सब्सिडी वाले फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडियों की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए एक निवेश है। तो वह आपका है हेजिंग, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह जोखिम प्रबंधन प्रतिकूल मूल्य से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था। तो वो थे आपके प्रथम घाटे का उन्मूलन, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में तैयार किया गया था। जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ चालू किया गया है। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमराव मंडल के टुंडुरु गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग का अवधारणा अस्तित्व में आई थी। तो वो थे आपके आर.एच. खान समिति, 1974 से 79 में पांचवी पंचवर्षीय 1979 मतलब आर.एच. खान समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की धारण अस्तित्व में आई थी। यूनिवर्सल बैंकिंग या सार्वभौमिक बैंकिंग में बैंकिंग के साथ साथ वित्तीय सेवाओं जैसे बीमा, विकास, बैंकिंग, निवेश, बैंकिंग, वाणिज्य बैंक आदि शामिल होते हैं। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया है। तो है आपके पांचवी, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के भारतीय बुनियादी ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये सड़कों को चौड़ा किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? तो है आपके मत्स्य पालन, उसके बाद डेयरी भी आएगा और मधुमक्खी पालन, ये तीनों आएगा। तो मतलब ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि आएगा आपका, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी पशुपालन और डेयरी आदि प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो थे आपके चौथी, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो 1969 से 74 तक के दौरान 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और 16 अप्रैल 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, बुल तथा बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वह आपके शेयर बाजार से। बियर मार्केट उस बाजार को संदर्भित करता है जहां शेयर की कीमतें लगातार गिर रही है। बियर मार्केट में निवेश करना अधिक जोखिम भरा माना जाता है। बुल मार्केट दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है और रोजगार का उच्च स्तर भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो है आपके 107वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 121 देशों में, कितने? 121 देशों में 107वीं थी। इसके पहले 2021 में भारत की रैंक कितना थी? 116। इस कर्षण 116 देशों में 101 थी। इस कर्षण वर्ल्ड वाइड और वेल्थुरंगहिल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट 2006 से प्रकाशित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति मापने का निर्देश या निर्देशांक क्या है? ये आपके थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, WPI CPI। मुद्रास्फीति का मापन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है? वो है आपके मंदी, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मंदी की स्थिति से उत्पादक वर्ग को हानि होती है और वह नए उत्पादन और निवेश के लिए प्रेरित नहीं होता है। ऐसे में पुनः नए रोजगार सृजन में भी कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गार्ड है, सही है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार MS स्वामीनाथन, ये भी सही है। बीज मैक्सिको से आयात किए जाते थे, ये भी सही है। हरित क्रांति से सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल रही है, ये भी सही। तो ऑप्शन हिसाब से डी सही होगा। वर्तमान में भारत रक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के माध्यम से क्रमशः कितना है? तो है आपके बी, 74% और 100% के बीच। रुपए का क्रय क्षमता से तात्पर्य है, तो है आपके मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित मुद्रा में कितनी सेवा या वस्तु का बाजार से क्रय कर सकता है। इसे ही क्रय क्षमता या व्यक्ति की क्रय क्षमता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का उदाहरण नहीं है?
तो है सहकारी कृषि, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि सहकारी कृषि में उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ भूमि का अपव्यय भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की अवधारणा में निम्न में से जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं की गई है? तो उसमें विदेशों में स्थित भारतीय संघ के मंदिर ये नहीं शामिल की गई है, और 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा का क्षेत्र नहीं शामिल की गई है। इसके हिसाब जो आंसर होगा वो आपका है डी। क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक दृष्टि से भौगोलिक सीमा का विस्तार उस देश की सामुदायिक, राजनीतिक एवं स्थल विस्तार को शामिल करता है। इसके अलावा पानी की जहाज, छोटी नाव जहां तक जाती है वह भी उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देना, सही है। रोजगार, युवकों को रोजगार देने से, ये भी सही है। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचा सुदृढ़ करना, इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा सभी। क्योंकि जवाहर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो योजना का प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1989 को। अगला क्वेश्चन है, एनबीएफसी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एनबीएफसी के बारे में इसमें जो है आपका चारों सही है, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप लोग। डी ऑप्शन सही है। फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो है मुद्रास्फीति का बेरोजगारी, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है, अर्थात यह वक्र दर्शाता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम रहती है, और अगर मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? बैंक दर ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधिक बैंकों, सरकारी कंपनियों, एनबीएफसी द्वारा ऋण दिया जाता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके हिसाब से दोनों सही है, कथन ए कथन दो, मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों को रूप से निवेश करना या रखना अनिवार्य है। दूसरा है कि सांविधिक तरलता अनुपात SLR के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपना या अपनी कुल सीमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा करना अनिवार्य है। इसके हिसाब से दोनों गलत है, ठीक है। क्योंकि CRR के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा रखना अनिवार्य है। इसे 3 से 15% तक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी की धन का सही प्रभाव है? तो है आपके उधार महंगा और जाता है, ऑप्शन बी। डियर मनी उस धन को संदर्भित करता है जिसे सामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्याज दरें अधिक होने पर लोग वंचित करना पसंद करते हैं और दरें कम होने पर खर्च या उधार लेते हैं। पैसे की लागत अधिक महंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो है आपके बी, ब्याज दरों में वृद्धि। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि ऋण दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना था। इसके साथ जो आंसर होगा वो आपका है डी, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इनकी संख्या 5 थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध करना ताकि साहूकारों पर निर्भर न रहे। अगला क्वेश्चन है, सीआरआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगी? तो ये आपको बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 3 से 15% तक हो सकता है। जब बैंक सीआरआर में वृद्धि होगी तो बैंकों को आरबीआई के पास अधिक धन नगद रूप से जमा करना पड़ेगा और बैंकों के पास धन की उपलब्धता में कमी आएगी और वह ग्राहकों को कम ऋण उपलब्ध करा पाएगी। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपके शंघाई में। शंघाई कहाँ पड़ता है? तो चीन में है। यह ब्रिक्स देशों में जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेंस इंडिया इंडेक्स जारी करता है? वो है आपका राष्ट्रीय आवास योजना। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यह बेंचमार्क का एक सेंट है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों आवास मूल्य संकेतों को ट्रैक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में से 56 के समय काल में थी, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह योजना मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली एवं आधारभूत ढांचे को बढ़ाना या बढ़ाने पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका ये सुमेलित नहीं है। तब कितना है इसका? तो 1974 से लेके 1979 में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना ये भी सही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो है आपके सभी पर, मतलब श्रम बल में जनसंख्या का अनुपात। दूसरा आपका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या, जनसंख्या का आकार। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो है आपके फसल प्रतिरूप। ऑप्शन ए सही है। फसल प्रतिरूप, शस्य प्रतिरूप का अर्थ है एक निश्चित समय पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्रफल का अनुपात एक विशेष प्रतिरूप में व्यवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स के लिए प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है? तो वह है आपके ये 100% ऑप्शन, क्योंकि भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य उत्पादों के विपणन और खाद्य उत्पादन है कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर शब्द का हाल ही में
आईएल और यह संकट के संबंध में समाचार में बना रहा था। कमिश्नल पेपर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, अनिवासी भारतीय एनआरआई और विदेशी संस्थागत निवेशी एफआईआई को वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ जो आंसर होगा आपका है फर्स्ट ए सही है। ठीक है, क्योंकि भारतीय कॉर्पोरेट प्राथमिक जो लीडर है सीपीडी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो है आईएफएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो है आपके 2022 तक, क्योंकि भारत सरकार सोलर से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है तथा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का भी लक्ष्य है। पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और बायो पावर ऊर्जा है आपको 10 गीगावाट। लघु पवन बिजली 5 गीगावाट बिजली शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में दुग्ध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता 2021 के अनुसार है। सही है। भारत में वर्ष 2021 में लगभग 209 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही हुआ, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना तथा सतत वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्ति की दिशा में सहयोग करना है। G20 की 18वीं बैठक 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है। इसका जो कथन है वो आपका है सी सही। ए और दो दोनों सही है, क्योंकि G20 का आगामी 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को होने वाला है। 71वां सम्मेलन तो 18वां कहाँ पर होगा? दिल्ली में। 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये बाली में संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वो थे मई 2016 में। यह योजना कृषि मंत्रालय के अधीन है। यह एक फसल बीमा योजना है जो वन नेशन वन स्कीम थी के अनुरूप है। इसमें किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करके इन्हें सशक्त करना शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका है, एनबीएफसी को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया गया है? तो वो है आपके कंपनी अधिनियम 1956। जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमित है। यदि किसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में कार्य करना है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी उत्पाद को घरेलू कीमत किसी देश में विश्व कीमत के बराबर होगी? वो आपके हैं डी, देश मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है। इसे बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है? तो इस हिसाब से दोनों सही है। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि एक सदस्यीय समिति जो है 6 समिति होती है, 6 सदस्यीय समिति, जिसमें भारत सरकार और आरबीआई दोनों के सदस्य शामिल हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत की मौद्रिक नीति का तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही
लोन की पहल के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो वो है आपके पेट्रोल के दाम में वृद्धि और CR दास में वृद्धि। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। उजाला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? योजना का उद्देश्य दैनिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना सही है। योजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, गलत है। इस योजना के तहत सरकार 1/3 बाजार मूल्यों पर घरों में LED बल्ब उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा, क्योंकि उजाला योजना जो है PM मोदी द्वारा 1 मई 2015 से प्रारंभ की गई थी। कब? 1 मई 2015 से। साथ ही यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक ही घर में किसी के पास कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके हिसाब से दोनों सही है। उज्ज्वल 2.0 के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को LPG कनेक्शन प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एड्रेस प्रूफ दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो है आपके निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, मतलब सभी है। एक प्रत्यक्ष कर पूरी तरह से उस संस्था द्वारा वहन किया जाता है जो इसका भुगतान करती है और इसे किसी अन्य संस्था को नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है? तो है आपके सबसे बड़ा निर्यात प्रदाता, ऑप्शन ए। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जाता है: राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी, सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, पूंजी निर्माण में योगदान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? तो है आपको गेहूं और सरसों, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट जारी करता है? तो है आपके UNFO। FR संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन के वानिकी विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह दुनिया के वन संसाधनों की स्थिति और प्रवृत्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करता है? तो है आपकी विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक पर हर साल विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों के कुछ संकेतों के अनुसार आकलित करता है। ये संकेतक किसी भी देश में व्यापार करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों में शामिल है? वो है आपका डी, मतलब सभी सही है। आवश्यक उपभोग वस्तु के समान वितरण द्वारा लोगों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, कीमतों के उतार चढ़ाव की कम करना, कमजोर वर्गों को आवश्यक उपभोग की उपलब्धता करना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार निम्नलिखित में से कौन है? वो है आपके वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी सही है। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है।
लाफर कर्व या वक्र दर्शाता है। ये आपके डी ऑप्शन। कर राजस्व और कर की दर के मध्य संबंध। लाफर वक्र 1974 में अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा बनाया गया था। यह नेत्रहीन रूप से कर दी गई दरों को सरकारों द्वारा एकत्र कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है। कर की दरों में कटौती से कुछ राजस्व में वृद्धि हो सकती है। सरकार द्वारा नई प्रौद्योगिकी या औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये थे 24 जुलाई 1991 को। इस उद्देश्य बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना और क्षमता में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, या सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके, या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके, या बैंक दर में वृद्धि करके। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका है बी। ठीक है, 1, 2, 4 सही इसका। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके, और तीसरा आपका है बैंक दर में वृद्धि करके। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरलता में वृद्धि होगी, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था को 3 प्रकार से पूरा किया जाता है। नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर, आंतरिक ऋण लेकर, अर्थात देश की जनता से ऋण लेकर। इस प्रकार बाजार में धन की आपूर्ति सुनिश्चित होने से तरलता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में योजना एक साइड आपका प्रारंभ तिथि कब प्रारंभ किया गया था? जैसे आपका स्किल इंडिया मिशन, ये आपका किया गया था 15 जुलाई 2016 को। स्टैंड अप इंडिया, ये आपका शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप ऑफ इंडिया, ये आपका 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है बी। अगला क्वेश्चन आपका है, HDI रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है, ये तो सही है। HDI रिपोर्ट 2021-22 भारत की रैंक 189 देशों में 131वीं रही थी, ये गलत है। तब कितनी थी? तो HDI रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में 21 और 22 में भारत की रैंक कितना था? 191 देशों में 132वीं थी। ठीक है, इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? वो है आपका ए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम खुशहाल देश है? वो है आपके अफगानिस्तान। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की। यह इसका 10वां संस्करण था, 10वां। अफगानिस्तान को इससे 146वां स्थान मिला है। कुल देश कितने थे? 146। अफगानिस्तान को कितना मिला? 146 के। आगे आपका मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल हैं? जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष तथा औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय, लैंगिक असमानता सूचकांक। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा जो 2021 के लिए जन्म के लिए समय सीमा कितना था? तो 67.2 वर्ष दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी कहलाती है? तो है आपके विकसित देशों, ऑप्शन ए। हार्ड करेंसी को कठिन मुद्रा, सुरक्षित संपत्ति मुद्रा या मजबूत मुद्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
भारतीय लघु उद्योग 2 अप्रैल 1990 सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 ये भी सही है। एक्जिम बैंक जो है आपका एक्जिक बैंक ये 2 जुलाई 1986 को नहीं है, ये आपका गलत है। तब कब है? एक्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी आपका 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 146 देशों में 135वां रहा। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके हिसाब से आंसर दोनों सही है। क्योंकि भागीदारी आर्थिक भागीदारी के अवसर पर, शिक्षा प्राप्ति पर और स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए और राजनीतिक अधिकारिता के लिए। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक या वैश्विक स्पर्धात्मक रिपोर्ट या वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या वैश्विक यात्रा का रिपोर्ट। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है डी, सभी जारी करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? वो है आपके विश्व बैंक। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि विश्व बैंक द्वारा विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की जाती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका रिपोर्ट, दूसरी साइड संगठन। विश्व आर्थिक आउटलुक जो है विश्व आर्थिक मंच, ये आपका रिलेटेड नहीं है। विश्व आर्थिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है, न कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, IMF द्वारा। IMF ने अक्टूबर 2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया गया है? वो है आपके बी, 6.1%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 11 अक्टूबर 2022 को भारतीय विकास दर वर्ष 2022-23 के लिए 6.8% से घटाकर 6.1% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के 5वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉप अचीवर्स शीर्ष उपलब्धि की सूची में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश शामिल है? गलत। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2022 में जारी की जाती है, सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि यह बिजनेस इन्फॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 पर आधारित है। टॉप अचीवर्स की सूची में कौन कौन से राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा अचीवर की सूची में शामिल किया गया है। ये भी किताब में ये सब है। अगला क्वेश्चन है, स्टेप योजना संबंध है, वो है आपकी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण को और रोजगार कार्यक्रम से। कब शुरू की गई थी इसको प्रारंभ? तो 1986 से 87 के बीच में। अगला क्वेश्चन, किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड कहलाता है? तो वह आपके भुगतान संतुलन। ऑप्शन बी सही है।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन या भुगतान संतुलन किसी निश्चित समय अवधि में शेष दुनिया के साथ देश के आर्थिक और वित्तीय लेनदेन की व्यवस्थित रिकॉर्ड को संदर्भित करता है। चालू खाता, पूंजी खाता और आधारिक रिजर्व लेनदेन थे। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो थे 16 अक्टूबर 2014 को। पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो श्रम निरीक्षण और इसके परिवर्तन की जानकारी को सम्मिलित करना है। सुविधा पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जीवन बीमा क्षेत्र राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? वो है आपके सी 1956 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह राष्ट्रीयकरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में के माध्यम से किया जाता है। उत्पादन के 4 प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? वो है आपके व्यय। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उत्पादन के कारण एक आर्थिक शब्द है। इनमें किसी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन शामिल है। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? वो थे आपके सी पन्नीर सेल्वम समिति। ऑप्शन सी सही है। इसका गठन कब किया था? तो 1997 में। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों या एनपीए के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों, आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव तो कमेंट आप शेयर कर सकते हैं, और इसका दूसरा पार्ट जो है अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।